हेलो, मैं हूं नलिन और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि हर ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन होता है जिससे वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और वो क्यों रेस्पायर करते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. यानी एक दिन बुजो बहुत उत्सुक था, मतलब बहुत बहुत देर से वेट कर रहा था ताकि वो अपने से दादा दादी से मिल सके जो शहर जो जो शहर में आ रहे थे एक साल के बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। यानी उसको इतनी जल्दी थी, वो उसको बहुत जल्दी थी। वो चाहता था कि वो उनको बस बस स्टॉप में पिकअप करे। तो उसके बाद आगे है, ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। यानी वो बहुत तेज दौड़ा और वो बस स्टॉप में कुछ ही मिनट में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, मतलब वो बहुत तेज सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी दादी ने पूछा कि वो इतना तेज क्यों हाँफ रहा है, मतलब वो इतना तेज क्यों सांस ले रहा है। बुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बुजो ने दादी जी को कहा कि वो आपको पिकअप करने के लिए पूरे भागते हुए आपके पास आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। यानी एक सवाल था जो उसके दिमाग में स्टक हो गया था, दिमाग में था। He wondered why running makes a person breathe faster. उसने ये सोचा कि क्यों भागने से एक इंसान को तेज तेज हाफना पड़ता है, तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। द आंसर टू बुजो's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। यानी बुजो का जो सवाल है, इसका इसका जो जवाब है वो इस अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है कि हम सांस क्यों लेते हैं। हम सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि बिकॉज ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। और अगर आप पूछेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है ना, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। और प्लीज़ एक भी पार्ट इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि और ये सब मैं आपकी एनसीईआरटी बुक, जैसे कि आप देख सकते हो, उसी से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट 1 सेकंड भी स्किप मत करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, मतलब हम एनर्जी रिलीज कैसे करते हैं। इन चैप्टर 2 we learn that all organisms are made of a small microscopic units called cells। यानी चैप्टर 2 जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आपने उस चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिनको सेल्स कहा जाता है। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। यानी एक सेल है वो बहुत फंक्शनल और स्ट्रक्चरल और बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत छोटा यूनिट है ऑर्गेनिज्म का एक। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। यानी हर एक सेल जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है वो अलग अलग तरीके के काम करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाने को एक जैसे कि दूसरी खाने को, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालना, और रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। यानी इन सारे काम को करने के लिए सेल को भी ताकत चाहिए, सेल को भी एनर्जी चाहिए। इवन वेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। यानी जब भी हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, बट कहाँ से आती है ये एनर्जी। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप सोचोगे कि आपके जो माता पिता है वो हमेशा आपको खाने के लिए क्यों बोलते हैं। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेस्पिरेशन का मतलब है एक तरह से एनर्जी को रिलीज़ करना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब एनर्जी को रिलीज़ करना। तो उसमें लिखा है कि जो फूड को, मतलब आपके माता पिता इसलिए फूड खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि फूड के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ की जाती है, जिससे आप दौड़ पाते हैं, सो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं और बहुत कुछ। Therefore all living organisms aspire to get energy from food।
यानी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी खाकर रिलीज करते हैं एनर्जी। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इनमें जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी रेस्पायर करते हैं फूड से एनर्जी पाने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, यानी जब हम सांस लेते हैं हम हवा में सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन एयर। यू नो एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉरी, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। मतलब आपको तो इतनी पता होगा जो हवा में ऑक्सीजन होती है, जिसको वो ऐसी चीज़ है जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम जो हवा अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। The air we breathe is transported to all parts of body and ultimately to each cell. यानी जो हम ऑक्सीजन अंदर ब्रीथ करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, वो हर एक बॉडी, हर एक शरीर के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ज़्यादातर वो सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ऑक्सीजन का फंक्शन एक बताओ, तो आप फंक्शन ये बोलना कि सेल में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी जब फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल में, और जब सारा फूड का एनर्जी रिलीज करा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. अब सारी बातें मेरे ध्यान से सुनना। In the cell, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. यानी सेल में जो खाना है एक तरह से, यानी जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोकन डाउन करा जाता है वाटर और ऑक्सीजन यूज करके। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के यूज के साथ ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब जो फूड होता है, जब जो खाना होता है, जब वो ब्रोकन डाउन करा जाता है ऑक्सीजन के बिना, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, यानी जो हम फूड का अंदर अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन करते हैं फूड का, वो एनर्जी रिलीज करता है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. यानी आपको तो शायद पता ही होगा कि हवा में कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनको कहा जाता है, जो बिना हवा के रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, यानी उन ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स कहा जाता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता, जब ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता, ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी यीस्ट है उनमें सिर्फ एक सेल होता है, यानी वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रेस्पायर एनोरबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, यानी जो वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन आपने समझ लिया होगा ना, तो एनारोबिकली का मतलब आप समझ ही गए होंगे। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, यानी इस प्रोसेस के दौरान वो अल्कोहल यील्ड करते हैं, यानी अल्कोहल निकालते हैं। मतलब जो ड्रिंक्स करते हैं ना, वाइन बियर वैसी, मतलब इन जो यीस्ट अल्कोहल रिलीज करता है, मतलब निकालता है, उस अल्कोहल से वाइन और बियर बनाया जाता है। Our muscle cells can also respire
एनोरबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी जो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो एनोरबिकली रेस्पायर करती हैं, यानी वो ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर करती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी सिर्फ थोड़े समय के लिए। when there is a temporary deficiency of oxygen, deficiency यानी कमी, when there is a temporary deficiency of oxygen यानी जब बहुत कमी होती है ऑक्सीजन की, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत तेज भाग रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं कुछ घंटों, बहुत घंटों के लिए, और या हम वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, यानी जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, यानी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मसल सेल्स में प्लेस टेक करता है, जिससे वो डिमांड, मतलब जो बॉडी डिमांड कर रही है कि हमें एनर्जी चाहिए, ताकि वो उनकी डिमांड फुलफिल कर सके, पूरी कर सके। ठीक है, आगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर अ हेवी एक्सरसाइज, यानी आपने कभी सोचा कि आपको मसल क्रैम्प्स क्यों जाते हैं हेवी एक्सरसाइज करने, यानी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, यानी जब जो मसल सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन के बिना वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तभी आपके हाथ में, पैर में, कहीं भी मसल क्रैम्प्स निकल जाते हैं, सॉरी, हाँ मसल क्रैम्प्स निकल जाते हैं मसल सेल्स में। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, यानी जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन, यानी जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन को होता है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, यानी लैक्टिक एसिड से ही मसल क्रैम्प्स होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, यानी हमें उन क्रैम्प से छुटकारा तभी मिलता है जब हम जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, या हम सेवा करते हैं, यानी मसाज करते हैं, पीठ दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, ऐसे कुछ। क्यों, वाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि हॉट वाटर बाथ और मसाज क्यों रिलीफ देते हैं मसल क्रैम्प से, तो आप ये लिखना कि हॉट वाटर बाथ और मसाज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इम्प्रूव करते हैं, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे मसल क्रैम्प्स नहीं होते। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज, यानी उसके बाद से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मसल सेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, तभी जाकर लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ब्रीदिंग, सांस लेना। एक्टिविटी में नहीं पढ़ा, ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बस एक और ध्यान, एक्टिविटी हमेशा अपने टीचर, कोई एल्डर के साथ ही करना, अकेले नहीं तो अकेले आपको कुछ चोट वोट लग जाती है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग एन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा को अंदर लेना, जो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होती है, और हवा को बाहर छोड़ना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। द टेकिंग इन एयर ऑफ रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, जब हम हवा अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये प्रोसेसेस, ऐसे दो प्रोसेसेस हैं जो पूरी आपकी ज़िंदगी तक रहेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीज इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट, यानी जितने टाइम एक इंसान, एक पर्सन ब्रीथ करता है एक मिनट में, उस चीज़ को कहा जाता है ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। ब्रीथ मीन्स इंसलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, यानी एक सांस, यानी एक ब्रीथ का मतलब होता है एक एक्सहेलेशन प्लस वन, एक इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। You like to find out your breathing rate, अरे नहीं, एक्टिविटी तो सॉरी,
एक्टिविटी नहीं, ठीक है, एक्टिविटी आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे। On an average, an adult human being at rest breathes in and out to 15 to 18 times in a minute. यानी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी जो एक एल्डर्स होते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो 1 मिनट में 15 से लेकर 18 टाइम्स तक ब्रीथ करते हैं। 1 मिनट में 15 से लेकर 18 टाइम्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। यानी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 गुना, तो गुना नहीं तो 25 टाइम्स बढ़ जाता है 1 मिनट के लिए। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths. यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम सिर्फ तेज सांस नहीं लेते, हम गहरी सांसें भी लेते हैं, और हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटी मैंने आपको कराई नहीं, इस एक्टिविटी में बताया गया था कि चलो आप आगे बढ़ते हैं। इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी जो ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड को स्पीड करता है, यानी वो स्पीड अप करता है। एंड मोर एनर्जी रिलीज, यानी ज़्यादातर एनर्जी रिलीज करी जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो अब देखें कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, यानी जो नाक के अंदर जो थिन नॉस्ट्रिल्स होती हैं, हम उनके दौरान हवा को अंदर लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. यानी हमारे नाक के अंदर एक कैविटी है जिसको कहा जाता है नेसल कैविटी। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में जाते हैं, फिर नेसल कैविटी से वो हमारे फेफड़ों में जाता है, यानी लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में जाने के बाद यानी जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट, यानी जो हमारा छाती है, जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी, वो लंग्स वहाँ होते हैं 2। ये जो कैविटी होते हैं वो रिब्स से सराउंडेड होते हैं। रिब्स आपको रिब्स पता ही होगा, यानी वो रिब्स से सराउंडेड होते हैं। एक a large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. यानी जो हमारा छाती है उसके नीचे एक बड़ी मस्कुलर शीट होती है जिसको कहा जाता है डायफ्रैगम, जो चेस्ट कैविटी के एकदम नीचे रहती है। ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्रैगम और रिब केज होता है, जो हमारा डायफ्रैगम और रिब केज होता है, जब हम सांस लेते हैं वो मूवमेंट करता है, या तो ऊपर जाता है या तो वो नीचे जाता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्रैगम मूव्स डाउन। यानी इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं, और और जो डायफ्रैगम होता है वो नीचे जाता है। फिर इसका मतलब हुआ कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो डायफ्रैगम होता है वो ऊपर जाता है और जो रिब्स होती है वो नीचे जाती है। तो एक यहाँ लिखा भी है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन वाइल डायफ्रैगम मूव्स अप। ये आप ध्यान से सुन लें कि जब हम इनहेलेशन करते हैं रिब्स ऊपर जाती हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं रिब्स नीचे जाती हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्रैगम ऊपर जाता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्रैगम नीचे जाता है। नहीं, मतलब इनहेलेशन के दौरान डायफ्रैगम नीचे जाता है और एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्रैगम ऊपर जाता है। सॉरी, गलती से बोल दिया था। ठीक है, ये जो आप सामने फिगर देख रहे हैं ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये 2 सामने बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है लंग्स, और एक जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं उसके ऊपर जो हड्डियां जैसा लगा है वो उसको कहते हैं रिब्स। और ये जो यहाँ नीचे सा मैंने बोलता नीचे एक शीट रहती है, ये है वो शीट। इस शीट को डायफ्रैगम कहते हैं, DIAPHRAGM, डायफ्रैगम। ये हमारे दोनों लंग्स के नीचे रहता है, एक लार्ज मस्कुलर शीट की तरह। ठीक है, अब देखते हैं। After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. यानी आपने तो एक कंपटीशन के बारे में सुना होगा कि कौन अपने लंग्स को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। एवरीवन वाज बोस्टिंग यानी घमंड,
यानी सब लोग बहुत घमंड कर रहे थे कि मैं इसको बड़ा करूँगा, मतलब मैं ज़्यादा एक्सपैंड करूँगा, मैं ज़्यादा एक्सपैंड करूँगी, ऐसे ही कर कर। ठीक है, चलो ये आखिरी है, मैं पार्ट 1 है ये, तो अगला आगे इसके बाद हम बाकी चैप्टर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये आखिरी है, तो इसमें है द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। यानी जो हवा हमारे आजू बाजू होती है, यानी जब हम जो हवा पूरे एटमॉस्फेयर में होती है उसमें बहुत अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, जैसे कि धुआं और धूल, डस्ट, पॉलेंस। और जब हम इनहेल करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमारे नाक के नॉस्ट्रिल्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं, नेसल कैविटी में। फिर वो नेसल कैविटी से भी अंदर जा देते हैं, कभी कभार वो पार्टिकल्स नेसल कैविटी से भी अंदर जाते हैं। फिर वो हमारे कैविटी की लाइनिंग यानी म्यूकस इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, तो कभी कभार जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करता है, परेशान करता है। तो दिस में एज रिजल्ट विच वी स्नीज, यानी इसका मतलब था, तो इन पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। जब हम छींकते हैं तो जो सारे गंदे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब हम फिर सांस लेते हैं तो एक डस्ट फ्री, इसमें कोई धुआं नहीं होता, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स, एक साफ हवा हमारे नाक के अंदर जाती है। हाँ, तो एक और बात का ध्यान रखें, आपने तो देखा ही होगा कि जब भी अगर किसी को सर्दी हो जाती है और अगर कोई उस बीमार आदमी के पास जाता है, और जब वो बीमार आदमी उस आदमी पर छींकता है तो उस आदमी को भी वो लग जाता है, सर्दी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप छींकते हैं आपको अपने नाक को कवर रखना चाहिए, ताकि जो आप पार्टिकल्स बाहर निकाल रहे हैं वो दूसरे लोग अपने सांस के साथ इनहेल कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो बाकी का चैप्टर आपको मज़ा आएगा, तो बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पार्ट 1 अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।